डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष पाटीदार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल वाइब्रेशन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम है उनके फोर्सेस के बारे में जाना था, उनकी एनर्जीज के बारे में जाना था। फिर मेथड अप्लाई कर रहा हूं किसी वाइब्रेटरी सिस्टम में, तो मेरे पास दो मेथड थे, तीन मेथड थे, न्यूटन्स मेथड, एनर्जी मेथड और रेले मेथड। अब न्यूटन्स मेथड से मैंने एनालिसिस किया था और एनर्जी मेथड से मैंने एनालिसिस किया था। रेले मेथड को अभी साइड में रखा हुआ है, बाद में देखेंगे उसको। तो न्यूटन्स मेथड के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू समेशन ऑफ फोर्सेस, और जिसको मैंने इक्विलिब्रियम मेथड बोला था, उसके अकॉर्डिंग समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस। एनर्जी मेथड में मैंने देखा था कि सम ऑफ ऑल एनर्जीज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और हमने देखा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी, स्प्रिंग के साथ पोटेंशियल, मास के साथ काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम कांस्टेंट के बराबर है। देन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे एक इक्वेशन मिली थी, वो इक्वेशन है मेरी mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। दोनों ही केस में मुझे यही इक्वेशन मिली थी, mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। दिस इज इनर्शिया फोर्स, दिस इज स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू 0। और जब मैंने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाली थी तो एंड रिजल्ट यही निकला था। ठीक है, अब मैंने यहां पर m से डिवाइड किया तो x डबल डॉट प्लस k बाय m x इक्वल्स टू 0। इट इज सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे निकालना है। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन के साथ अगर यूनिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन अगर यूनिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट का कोएफिशिएंट आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर दे देता। अब इसका सॉल्यूशन निकालूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का और नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूंगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर यूनिट का एक बेस डेरिवेशन है, वो इसी टाइप से सॉल्व होगा। और ये आप कर चुके हो मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन है तो इसके सॉल्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, x will be, that is solution will be CF plus PI, that CF is complementary function and PI is particular integral। ठीक है, CF प्लस PI से। अब इक्वेशन के RHS में 0 है, इसका मतलब PI नहीं रहेगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, CF। ये वाले हम लोगों ने मेथड यूज की थी मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए। ये मैं आगे वाली यूनिट्स में यूज करूंगा। यहां पर मैं एक और मेथड आपको बताना चाहता हूं, दोनों मेथड में से जो भी कन्वीनियंट है आप यूज कर लीजिए। इस मेथड को मैं आप कर चुके हो, आगे अपन और डेरिवेशंस में देखेंगे। अभी वाला जो मेथड है वो मैं यूज कर रहा हूं, जिसमें मैं इनिशियल सॉल्यूशन को अज्यूम करता हूं। तो लेट सॉल्यूशन बी क्या होगा, सॉल्यूशन x इक्वल्स टू सी की पावर st टाइप का मैंने एक इनिशियल सॉल्यूशन अज्यूम किया है। अब इस इनिशियल सॉल्यूशन को पुट करके मैं नेचर देखना चाहता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। तो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी c e की पावर st, देन इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू c कांस्टेंट है e की पावर st, e की पावर st का डिफरेंशिएशन e की पावर st, और इस st का डिफरेंशिएशन s। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, वेलोसिटी। अगेन मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो x डबल डॉट विल बी cs e की पावर st का अगेन e की पावर st, और दिस s विल बी, और इस st का एक और हो जाएगा तो एक s हो, तो x डबल डॉट विल बी cs स्क्वायर e की पावर st। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अब इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की वैल्यू को यूनिट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट किया तो x डबल डॉट
की जगह क्या हो गया, सी एस स्क्वायर ई की पावर एस टी प्लस के बाय एम, एक्स की जगह पुट किया सी ई की पावर एस टी विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहां से मैंने सी ई की पावर एस टी को कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या हो गया, सी ई की पावर एस टी मेरे पास कॉमन निकला। यहां से देखो सी ई की पावर एस टी को कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा, सिर्फ एस स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, एस स्क्वायर प्लस के बाय एम इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इससे क्या समझ रहा हूं मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब दो टर्म है और उनका प्रोडक्ट 0 है तो किसी ना किसी एक टर्म को 0 होना ही पड़ेगा। अब यहां पर देखिए सी ई की पावर एस टी 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपने इनिशियल सॉल्यूशन जो माना था वो सी ई की पावर एस टी माना था, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो किसको 0 होना पड़ेगा, आपका एस स्क्वायर प्लस के बाय एम विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, के बाय एम को उस तरफ लेके गए तो क्या हो गया, एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के बाय एम। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड तो s विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस के बाय m। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं s विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट के बाय m, और अंडर रूट -1 को क्या लिखता हूं मैं, आयोटा। क्या लिखता हूं, आयोटा। सो s विल बी इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट के बाय m। और एक और चीज, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आएगा मेरा प्लस और माइनस। ठीक है, क्या आएगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, इसको यहां ना लिखते हुए यहां लिख देते, दैट इज प्लस और माइनस, s विल बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 अंडर रूट के बाय m। तो s विल बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट के बाय m। ये ध्यान रखिए, इसीलिए इसको छोड़ के बाद में लिखा है क्योंकि हम फ्लो में जल्दी जल्दी लिख देते हैं और मेरा रूट क्या हो जाता है, s इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट के बाय m, जबकि प्लस और माइनस आता है क्योंकि स्क्वायर रूट हम यूज कर रहे हैं। तो अब जो मेरा सोल्यूशन बन गया है वो दो रूट्स आ गए। तो दो रूट्स क्या हो गए, s1 विल बी इक्वल्स टू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट के बाय m and s2 will be equals to minus iota times of under root k by m। दो रूट हो गए। तो जो मेरा इनिशियल सॉल्यूशन था x इक्वल्स टू सी ई की पावर एस टी, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मैंने इसको सिंगल रूट के हिसाब से डिजाइन किया था। अब मेरे को कन्वर्ट करना होगा तो सॉल्यूशन बिकम क्या हो गया, सॉल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू c1 e की पावर this plus iota times of under root k by mt plus c2 e की पावर minus iota times of under root k by mt। ठीक है, तो अब मेरा सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल्स टू c1 e की पावर प्लस आयोटा अंडर रूट k by mt प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा अंडर रूट k by mt। ये है मेरा जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो बाय, आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट है, आयोटा है तो यानी कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे को आयलर्स फार्मूला याद है, बाय आयलर्स फार्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या था, e की पावर i थीटा विल बी इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ sin थीटा and e की पावर माइनस i थीटा will be equals to cos थीटा minus i times of sin थीटा। अब मेरे पास e की पावर i थीटा, थीटा will be under root k by m, here माइनस है तो यहां पर थीटा will be under root k by m। तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, x will be equals to c1 e की पावर
C1 e की पावर, यहां देखो प्लस, ये लिख रहा हूं ना, e की पावर नहीं होगा, e की पावर i थीटा की जगह में क्या लिख रहा हूं, C1 cos थीटा क्या है, अंडर रूट के बाय एम टी प्लस i टाइम्स ऑफ साइन अंडर रूट के बाय एम टी। ये किसकी जगह पुट कर दिया, e की पावर i थीटा, यानी e की पावर आयोटा अंडर रूट के बाय एम टी, इसको मैंने माना है थीटा। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस C2 cos अंडर रूट के बाय एम टी माइनस i टाइम्स ऑफ साइन अंडर रूट के बाय एम टी। ठीक है, सिंपल सी वैल्यूज पुट कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहां से cos कॉमन निकाला और यहां से साइन कॉमन निकाला। ठीक है, जब साइन और cos कॉमन निकाला तो मेरा सॉल्यूशन क्या बचा, x विल बी इक्वल्स टू, cos कॉमन निकाला तो C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 प्लस C2 क्या बचा, cos अंडर रूट के बाय एम टी। यहां से देखिए, यहां से निकाला साइन कॉमन तो क्या बचा, C1 आयोटा C1 मतलब i साइन कॉमन निकाला तो क्या बचा, C1 माइनस C2, तो प्लस C1 माइनस C2 i टाइम्स ऑफ साइन अंडर रूट के बाय एम इंटू, सो x विल बी योर C1 प्लस C2 cos अंडर रूट के बाय एम टी प्लस C1 माइनस C2 आयोटा साइन अंडर रूट के बाय एम टी। अब यहां एक बात सोचने की ये आती है कि जब x जो आप दे रहे हो स्प्रिंग मास सिस्टम में, वो एक रियल क्वांटिटी है। मान लो 2 mm का डिस्प्लेसमेंट दिया, 3 mm का डिस्प्लेसमेंट दिया, 4 mm का डिस्प्लेसमेंट दिया, जैसे कि ये जो आप डिस्प्लेसमेंट इनिशियल इसको दे रहे हो, ये क्या है, ये रियल क्वांटिटी है। ये मान लो 2 mm है, ये 3 mm है, ये 1 mm है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो रियल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, रियल है, बट इधर क्या है, आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी इक्वेशन में इफ LHS इज रियल सो RHS must be real. If LHS is real then RHS must be real. ये कंडीशन है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अब पर आयोटा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो LHS तो रियल क्वांटिटी हो गई, RHS को भी रियल होना चाहिए, तो फॉर रियल RHS C1 and C2 must be complex conjugate। ठीक है, क्या बोला मैंने, for RHS to be real the constant C1 and C2 must be complex conjugate, तभी RHS क्या आएगा आपका, रियल। सो C1 and C2 must be complex conjugate। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, जैसे कि C1 विल बी इक्वल्स टू A प्लस IB एंड C2 विल बी इक्वल्स टू A माइनस IB। इस टाइप के जो कांस्टेंट्स होंगे इनको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं। तो यहां से देखिए C1 प्लस C2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, C1 प्लस C2 की वैल्यू निकालूं तो IB कैंसिल हो गया, क्या बचा 2A। ठीक है, और C1 माइनस C2 की वैल्यू अगर निकालूं तो A कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, C1 माइनस C2 निकालो ना, यानी 2IB, क्या बचेगा 2IB। तो C1 2A हो गया, C1 माइनस C2 2IB हो गया। अब जरा यहां पर देखें, C1 प्लस C2 की जगह अगर मैं रख रहा हूं यहां पर x विल बी इक्वल्स टू 2A, C1 प्लस C2 की जगह रखा 2A cos अंडर रूट के बाय एम टी
प्लस देखो C1 माइनस C2 की जगह रखा 2IB इंटू एक I पहले का है और साइन अंडर रूट के बाय एम टी, साइन अंडर रूट के बाय एम टी। देखो ये I स्क्वायर विल बी -1, सो x विल बी, और लेट यहां से देखो 2a को मैं मान रहा हूं कैपिटल A, क्योंकि मुझे पहले भी आपको हार्मोनिक मोशन के डेरिवेशन में समझाया कि जब sin a प्लस बी हमें क्लोज भी sin a प्लस बी या cos a प्लस बी के फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 2a को मैं मान रहा हूं कैपिटल A एंड दैट 2I स्क्वायर b दैट इज इक्वल्स टू -2b, और इसको क्या मान रहा हूं मैं कैपिटल B। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू कैपिटल A cos अंडर रूट k बाय एम टी प्लस कैपिटल B sin अंडर रूट k बाय एम टी। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, कैपिटल A cos अंडर रूट k बाय एम टी प्लस कैपिटल B sin अंडर रूट k बाय एम टी। तो यहां के बाद अब मैं क्या करूंगा कि ये देखिए ये सॉल्यूशन मेरे को मिल गया। अब मुझे मेरे पुराने डेरिवेशन से याद आ गए। पुराने डेरिवेशन में क्या था मेरा, पुराने डेरिवेशन में साइन के साथ वाली टर्म को कॉस अज्यूम करना है और कॉस के साथ वाली टर्म को क्या अज्यूम करना है, साइन अज्यूम करना है। तो लेट देखो इधर, लेट कैपिटल A विल बी, क्योंकि ये कॉस के साथ वाली टर्म है तो कैपिटल A को आप मान लो x साइन फाई एंड कैपिटल B को मान लो x cos फाई। तो जब मैंने उस सॉल्यूशन में रखा तो क्या हो गया, x विल बी इक्वल्स टू x साइन फाई cos अंडर रूट k बाय एम टी प्लस x cos फाई sin अंडर रूट k बाय एम टी। अब देखो भाई sin a cos b cos a sin b, so x will be equals to capital X sin अंडर रूट k बाय एम टी प्लस फाई। So solution will be equals to x sin अंडर रूट k बाय एम टी प्लस फाई। बहुत बढ़िया, ये हार्मोनिक मोशन की तरह दिख रहा है, बहुत अच्छा और है भी यही। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक हार्मोनिक मोशन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बात समझने की बात है कि मैंने वाइब्रेशन को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला था, क्योंकि जब एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और उसमें वाइब्रेशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होगा। समझने की बात यहां पर यह है कि ये देखिए साइन के साथ ये जो फाई है ये रेडियन में है, तो ये वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए, रेडियन में होनी चाहिए। जरा यहां पर देखें, अंडर रूट के बाय एम टी ये क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर टी सेकंड है, अगर टी सेकंड है तो ये पर सेकंड होना चाहिए, यानी रेडियन पर सेकंड। और रेडियन पर सेकंड एक तरीके की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है तो इसी फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोल रहे हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसा मैंने आपसे बोला था, जब एक्सेलरेशन वाली टर्म यूनिटी हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी देते हैं, वो डायरेक्ट इक्वेशन से निकालना हमें आना चाहिए, सॉल्यूशन से हम ऐसे निकालते हैं। तो दैट अंडर रूट के बाय एम गिव्स यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की चर्चा भी मैं कर लेता हूं, ठीक है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी की चर्चा क्या कर लेते हैं यहां पर, जैसे मैंने बोला नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब आपका सिस्टम अनडैम्प्ड है और कोई फोर्स नहीं है, यानी फ्री अनडैम्प्ड सिस्टम के केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा एन से रिप्रेजेंट करता हूं एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम।
ये बात समझने की है। अब मैं इसके यूनिट पे डिस्कशन करता हूं। यहां पर यूनिट मेरी निकली थी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो के किस में होना चाहिए? के होना चाहिए न्यूटन पर मीटर में, के होना चाहिए न्यूटन पर मीटर में, और एम किस में होना चाहिए? केजी में। ये इनकी बेसिक यूनिट से ऐसे ही होना चाहिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट अंडर रूट, दिस इज के बाय एम, अंडर रूट में चल रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जरा यहां पर आए, न्यूटन को लिख सकता हूं मैं। न्यूटन क्या होता है? फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड मास इन केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में 1 मीटर है और अपॉन में केजी है। तो केजी केजी चले गए, मास मास चले गए, पर सेकेंड स्क्वायर, अंडर रूट पर सेकेंड स्क्वायर को मैं क्या बोल रहा हूं? रेडियन पर सेकेंड। तो जब भी मैं पुट करूंगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, के न्यूटन में होना चाहिए, गलती से मास को न्यूटन में मत पुट कर देना, नहीं तो कभी कभी अपन को क्या लगता है ऊपर न्यूटन है नीचे भी न्यूटन है। ये यूनिट रेडियन पर सेकेंड आनी चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। नेचुरल फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड, और अगर मुझे इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो ओमेगा एन विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ एन। को कभी कभी ओमेगा एन को भी लोग हर्ट्ज में बोल देते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि हम एफ एन यूज कर रहे हैं हर्ट्ज के लिए, ठीक है। तो जब ओमेगा एन रेडियन पर सेकेंड में होगा तो एफ एन किस में होगा? हर्ट्ज में। तो आपको अगर बोले नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में निकालो तो आप क्या करोगे? ओमेगा एन डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। और एक होता है आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए आप क्या करते हो? दैट इज t इक्वल्स टू 1 अपॉन में fn, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा n। नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, उसका इनवर्स कर दोगे तो टाइम मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड दैट इज साइकिल टाइम, कैपिटल T इक्वल्स टू 1 अपॉन में fn, दैट fn को अगर मैं लिखूं ओमेगा अपॉन में 2 पाई, रिवर्स होके 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो मुझे फाइंड आउट करना है। ये कब मिलती है? जब किसी भी सिस्टम को एक बार इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके बाद वो सिस्टम वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करेगा, उन वाइब्रेशंस को मैं फ्री वाइब्रेशन बोलूंगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन से निकालना आता है, एक्सेलरेशन की टर्म को यूनिटी करते हैं, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट टर्म का कोफिशिएंट है दैट इज अंडर रूट में करेंगे, तो वो क्या मिल जाएगा मुझे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डेरिवेशन अभी आपने निकाल ही लिया है, सॉल्यूशन जिससे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और दिस इज ऑल अबाउट ओमेगा एन, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, के इज स्टिफनेस न्यूटन पर मीटर, एम इज मास दैट इज केजी। अगर हर्ट्ज में निकालना है तो 2 पाई एफ एन, और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 1 अपॉन में एफ एन इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ठीक है। थैंक यू।